जी हाँ, बिल्कुल। डीटीए भागलपुर कई सारे विद्यार्थी मित्रों ने अपने स्वर्णिम भविष्य को रचा हुआ है, जैसा कि आप वीडियो में देख ही चुके हैं। और अब हमारा सीटेट का बैच ऑनलाइन रूप में भी आपके सामने आज से लॉन्च होने जा रहा है, जिसमें कि भारी डिस्काउंट चल रहा है। ओनली इन 999 रुपीज। बिग डिस्काउंट ऑफर इन लिमिटेड टाइम, जिसके लिए आप प्ले स्टोर में डाउनलोड करेंगे डीटीए भागलपुर ऐप को। डीटीए भागलपुर। फिर धीरे धीरे हम लोग बीपीएससी टीआरई के अंतर्गत उनकी भी बैचेस लॉन्च करेंगे। हमारा ऑफलाइन बैच तो प्रारंभ प्रातः काल में प्रातः 7 बजे से 10:30 बजे तक चल ही रहा है, और ऑनलाइन की भी व्यवस्था कर दी गई है आपके लिए बहुत ही कम फी में। और जानते हैं इसमें प्रमुख योगदान हमारे आदरणीय प्रज्ञानम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के डायरेक्टर रास बिहारी सर का है, जो कि आपको हिंदी पेडागोजी, साथ ही साथ साइंस पेडागोजी, मैथ इत्यादि के बारे में चर्चा करेंगे और बेहतरीन ढंग से कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन को प्रकट करेंगे, प्रस्तुत करेंगे। और मैं खुद डॉक्टर देवराज हर्ष आपके समक्ष लगा रहूंगा हर विषय की पेडागोजी के साथ। और साथ ही साथ हमारे आदरणीय अवनीश अंतिम प्रयास कोचिंग इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर, मैथ फैकल्टी आपके लिए ताजा तरीन ट्रिक के साथ समक्ष में प्रस्तुत होते नजर आएंगे, आदरणीय अवनीश। और हमारे राजेश सर, इनकी तो बात ही क्या लाजवाब है। सोशल स्टडीज के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। इनका प्रमुख विषय सोशल स्टडीज, एनवायरमेंटल स्टडीज इत्यादि हम लोग सभी के माध्यम से बढ़ते रहेंगे। और क्विज की भी व्यवस्था, क्वेश्चन सीरीज की व्यवस्था हमारे आदरणीय हिमांशु सर के द्वारा। और हमारा प्रयास आप देखते रहेंगे। कई सारे व्यक्ति मित्रों ने, कई सारे विद्यार्थियों ने इससे प्रीवियस में भी 178 में 131 रिजल्ट दिया, और इस बार भी मात्र 2.5 महीने कुछ परिस्थितिवश थी, जिस कारण से बैच देर से शुरू किए। इन 26 स्टूडेंट्स सक्सेसफुली पास्ड। 26 विद्यार्थी मित्रों ने सीटेट में बेहतरीन रिजल्ट प्रदर्शन किया, और ऑनलाइन बैचेज के माध्यम से हम आगे भी इसे देखने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, डेमो क्लासेस भी अवेलेबल रहेंगी, और ऑफर भी चल रहा है हमारे ऑफलाइन बैच में, और ऑनलाइन में तो काफी ज्यादा डिस्काउंट। ओनली इन 999, ओनली इन 999 रुपीज। एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन और बेहतरीन पढ़ाई, क्वेश्चन सीरीज की श्रृंखला चलती रहेगी। सिलेबस पर भी चर्चा करेंगे हम लोग डियर। कुछ प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं, जैसे बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र सीडीपी रहा प्रश्न आपके लिए ये, और बाइलिंगुअली चलेंगे। जी हाँ, कहते हैं ना प्योर हिंदी, हाँ पोस्टमार्टम करना पड़ेगा बाइलिंगुअल चल करके। जैसे प्रश्न कहता है, एक अध्यापिका अपने विद्यार्थियों को गणित के सवालों के उत्तर तक पहुंचने की प्रक्रिया को व्याख्या करने के लिए बढ़ावा देती है। क्या? गणित के प्रश्नों को बढ़ावा देने के लिए मदद करती है। तो कहता है ये अर्थहीन है, मीनिंगलेस है। गलत है ना, कभी कभार ही इस्तेमाल की जानी चाहिए। अधिगम लर्निंग को कहा जाता है। अधिगम की गति को बाधित कर देगी क्या? क्या ये डिस्टरप्ट कर देगी? बिल्कुल नहीं,
बच्चों को स्केप फोल्डिंग देना चाहिए, संकेत एवं इशारे वाइगोत्स्की महोदय भी कहते हैं। अधिसंज्ञान अर्थात डेवलप होगा स्किल मेटाकॉग्निशन वाला, कौशल के विकास में मददगार होगा। अधिसंज्ञान कौशल के विकास में मददगार है। क्या? विद्यार्थियों को गणित के सवाल के उत्तर तक पहुंचने की प्रक्रिया। एक अध्यापिका, तो क्या हो जाएगा उत्तर बताइए? क्या बी नंबर लग रहा है या डी नंबर? जी, कहता है शुड बी यूज्ड रेयरली, एकदम कभी कभार, जबकि होना क्या चाहिए? जब भी बच्चों को आवश्यकता हो, बालकों को जब आवश्यकता हो तब मदद देनी चाहिए, ऐसा नहीं कि कभी कभार। तो इससे क्या होगा? मदद देने की प्रक्रिया से अधिसंज्ञान कौशल का विकास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और बेहतरीन नोट्स आपको प्रोवाइड की जाएगी। जिन्हें भी नोट्स वगैरह चाहिए होगा उन्हें कुरियर के माध्यम से नोट्स वगैरह प्रोवाइड कर दिया जाएगा उनके एड्रेस पर। कहता है कोहलबर्ग के किस चरण में? हम सभी जानते हैं डियर, कोहलबर्ग जिन्होंने 3 नैतिक विकास के चरण दिए। प्री कन्वेंशनल स्टेज, कन्वेंशनल स्टेज और पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। क्या समझा आपने? पूर्व परंपरागत अवस्था यानी पूर्व नैतिकता की अवस्था 4 से 10 वर्ष और 10 से 13 वर्ष परंपरागत अवस्था जिसे नैतिकीय चरण अवस्था कहते हैं। और तीसरा है उत्तर या पश्चिम परंपरागत अवस्था 13 से 16 वर्ष। अब इन तीनों चरणों के 2-2 उपचरण हैं, 2-2 उपचरण हैं डियर। पहला क्या? दंड एवं अनुशासन, ओबेडियंस एंड पनिशमेंट। दूसरा सापेक्षता, यंत्रीय प्रयोजन अभिमुखता, इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन। और फिर उसके बाद अच्छा लड़का अच्छी लड़की, गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन। पुनः फिर लॉ एंड ऑर्डर यानी कि सामाजिक व्यवस्था अभिविन्यास, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन। और 5वां हमारा उपावस्था है सामाजिक संविदा, सामाजिक अनुबंध, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। और छठा क्या है? सार्वभौमिक नीतिपरक शास्त्रीय अभिविन्यास, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। ये 6 उप अवस्थाएं हैं लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा। हाइनस हिंज, हम सभी ने बीएड इत्यादि में डीएलएड में पढ़ा हुआ है कि पत्नी कैंसर ग्रस्त थे और इनको दवाई की आवश्यकता थी। इन्हें दवाई का दुकान से ताला तोड़कर दवाई चुरा ली। अब 2 रास्ते बने, जैसे प्रत्येक चरण के 2 अवस्थाएं हैं ना, उप अवस्था, तो उसी प्रकार प्रत्येक मनुष्य जीवन में नैतिकता के 2 स्तर बन जाते हैं। अब बताइए, पत्नी को मरने छोड़ देना भी गुनाह है, अपराध है, गलत बात है, और दवाई दुकान से ताला तोड़कर चुराना ये भी गलत है। लेकिन मनुष्य करे तो करे क्या? तो ऐसी जिंदगी में बन जाती है सब स्टेजेज और मनुष्य 2 राहों पर खड़ा होता है। 2 रंग दुनिया के और 2 रास्ते बन जाते हैं। चलिए आइए, ये चरण हमने देख लिया और ऐसे ही बेहतरीन नोट्स में आपको वर्णन मिलेगा। अब कहा जा रहा है क्या कि सही कार्यवाही विवेक के स्व चुने हुए, जब आपका आ जाए प्रश्न में सेल्फ चूजन यानी खुद से चुना गया कार्यवाही क्रियाकलाप के आधार पर नियम में परिवर्तन, तो इसे हम सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत कहते हैं। तो सर फिर इस सामाजिक में क्या होगा? सामाजिक समझौता, 4-5 आदमी बैठ करके हम नियम में बदलाव करते हैं, तो इसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन कहा जाता है। नहीं मुखिया सरपंच बैठ गए, पंच किसान बैठ गए, मंटा बा वीरो बा, ये देखिए ना, ये जो है नहीं तो लेके पिलाचो मार गया जी,
अब का कैला जाए, और दोनों को बिहार करा दल जाए और का करे। तब आप प्रकाश बाबू सहमत है ना? आप बचिया के पिता एतबारी जी सहमत है ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं। तो 4-5 आदमी या सामाजिक समझौता करके जब नियम में बदलाव हो तो उसे कहते हैं सामाजिक व्यवस्था अभिविन्यास। और जब खुद के स्व चुने हुए विवेक के आधार पर, कॉन्सेंस के आधार पर नियम में बदलाव हो उसे कहा जाता है यूनिवर्सल एथिकल ओरिएंटेशन। गुड बॉय गुड ओरिएंटेशन क्या कहता है? जब दूसरों के अनुसार हम कार्यवाही करते हैं, यानी दूसरों की प्रशंसा के पाने के लिए, दूसरों की स्वीकृति पाने के लिए कार्य करते हैं, तो वैसा उत्तर हमारा किस में चला जाएगा? अच्छा लड़का अच्छी लड़की। तो सर ये भी बता दीजिए सामाजिक किधर है? नहीं कोई बात नहीं, ये जो आपका जो है ना, ये चौथा वाला लॉ एंड ऑर्डर, यह नियम क्या कहता है कि नियम अटल है, शाश्वत है, फिक्स है, नियम में बदलाव नहीं होगा। चूंकि समाज के द्वारा नियम बनाए गए हैं और बदलेंगे तो अराजकता फैल जाएगी। पहला क्या है? दंड एवं अनुशासन। बालक दंड के आधार पर, अनुशासन के आधार पर नैतिक कार्य में भाग लेता है। बेटा बेटा होमवर्क फिनिश कर लो, डेयरी मिल्क दूंगी, पापा जी आए, पेट में करेंगे, एकदम लड़ठिया चोभ लेंगे, बात बुझता है रे? जल्दी होमवर्क फिनिश कर, कल बोरे स्कूल है तोरा। हाँ, तो इस आधार पर बच्चा कार्यवाही करता है, कार्य करता है, इसे ओबीडियंस एंड पनिशमेंट कहते हैं। अब सापेक्षता उन्मुखी सिद्धांत क्या कहता है? यंत्रीय प्रयोजन सिद्धांत क्या कहता है? टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। मोनू ने सोनू को पीटा तो सोनू ने भी बदला ले लिया, पीट दिया। टिट फॉर टैट, अनुकरण, कार्रवाई। सीता ने गीता का मारकर लिया तो मारकर ले लिया गीता ने भी सीता का। पुनः पूजा ने देखा कि रीमा ने आपस में झगड़ा किया, एक स्टिक लगाई तो रीमा को भी पूजा ने स्टिक लगाई। इसकी शिकायत नहीं की अध्यापिका से, प्रधानाध्यापिका से। किस चरण में गया? इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन। खैर थ्योरी के साथ हम लोग देखेंगे, ये तो आज डेमो की क्लासेस में बस आप आगाज किए हुए हैं। आज इससे बेहतरीन कंटेंट आपको मिलते नजर आएंगे। चलिए डियर, यहाँ पर क्या दिया गया था? सेल्फ चूजन, कॉन्सेंस, स्व विवेक के आधार पर क्या हो जाएगा हमारा ये यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल, छोटी मांसपेशी का प्रयोग सूक्ष्म गतिक कौशल कहलाता है? सूक्ष्म गतिक कौशल इंग्लिश में फाइन मोटर स्किल कहलाता है। जैसे सुई में धागा डालना, जैसे मोती माला, जैसे फीते लगाना, बटन बांधना, लिखना, रंग करना, चित्रकारी करना, छोटा पोड़ पोड़ उंगली को ऐसे लचक करना पड़ेगा। सूक्ष्म गतिक कौशल अर्थात फाइन मोटर स्किल, FMS किसे कहा जाता है? छोटी मांसपेशी का प्रयोग, पैरों की उंगलियों का प्रयोग, हाथों की उंगलियों का प्रयोग। इनके बिना वो कार्य अधूरे होंगे। जैसे दौड़ना, ये है स्थूल गतिक कौशल, स्थूल गतिक कौशल अर्थात ग्रॉस मोटर स्किल, ग्रॉस मोटर स्किल। चूंकि दौड़ते हैं पूरे पंजे से, पूरे पैर का प्रयोग करेंगे तो बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग स्थूल गतिक कौशल कहलाता है। चलने में भी ग्रॉस मोटर स्किल, कूदने में भी ग्रॉस मोटर स्किल, पेड़ पर चढ़ना, दौड़ना, भागना, फुटबॉल खेलना, सभी हैं स्थूल गतिक कौशल। लेकिन लिखना आपका दिया गया है, ये हमारा फाइन मोटर स्किल होगा और ये भी हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर। जानते हैं सीटेट आयोग ने फंसाने के लिए घसीट कर लिखना दे दिया, घसीट कर, ताकि फंस जाए स्क्रिबलिंग करते हुए। जबकि लिखना या चित्रकारी करना या रंग भरना
ये सभी आपके मोतीमाला, सुई में धागा डालना, फीते बांधना, बटन लगाना, टाइपिंग करना, टंकन, ये सारे प्रश्न आए हैं और सूक्ष्म गति कौशल के ये सभी उदाहरण हैं। तो कैसा हमारा चर्चा लग रहा है जरूर सूचित कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब आपके भागलपुर में ऑनलाइन बैच हमारी, ऑफलाइन तो चलती ही है, 2018 से हम लोग लगे हुए हैं और ऑनलाइन का भी पदार्पण अब हमने कर दिया है। प्रश्न है, फिल्मों और विज्ञापनों से, जानते हैं फिल्म से, विज्ञापन से कई सारे व्यवहार, कई सारे बातों को बालक सीखता है, तो क्या जेंडर उपयुक्त तरीके के बारे में बहुत संकेत मिलते हैं? जी हाँ, बहुत कुछ बालक सीखता है। यह समाजीकरण की डैश संस्था के रूप में, देखिए समाजीकरण दो तरीके से, एक तो परिवार, फिर बालक बड़ा होता है तो विद्यालय, कोचिंग, यूनिवर्सिटी इत्यादि में प्रवेश करता है, तो ये द्वितीयक समाजीकरण कहलाएंगे। और परिवार, जहां बालक सबसे पहले अपने प्रथम स्कूल में पढ़ता है माता पिता के माध्यम से, इसे प्राथमिक समाजीकरण का घटक कहते हैं। तो कहा जा रहा है कि समाजीकरण की डैश संस्था के रूप में डैश की भूमिका पर प्रकाश डालता है कौन? फिल्म और विज्ञापन। और जानते हैं फिल्म, विज्ञापन, स्कूल, मीडिया, ये सभी द्वितीयक समाजीकरण के घटक हैं। क्या? सेकेंडरी एजेंसी है, ठीक है। तो समाजीकरण की डैश संस्था के रूप में, तो समाजीकरण की ये सभी फिल्म और विज्ञापन क्या है? मीडिया है, पहला खाली स्थान भरा गया। डैश के रूप में तो द्वितीयक समाजीकरण के अंग के रूप में भूमिका पर प्रकाश डालता है। बी इज द राइट आंसर। सर प्राथमिक में क्या होगा? मैडम जी, भाई जी, दोसर के बहन जी, बात बुझिए। प्राथमिक में परिवार, रिश्तेदार, अड़ोस पड़ोस परिवार या निकटस्थ परिवार के सदस्य। क्या 2 नंबर उत्तर मिला? कमेंट्स करें डियर, कमेंट्स करें। समावेशी शिक्षा के विद्यार्थी के लिए, समावेशी यानी एक ही छत के नीचे सभी की जरूरतों को पूरा करने वाला विद्यालय, इंक्लूसिव क्लासरूम। तो कहते हैं समावेशी किन शिक्षार्थियों के लिए? अधिगम, लर्निंग के उपयुक्त स्तर मान रखते सबके लिए, चाहे वो गॉड गिफ्टेड चाइल्ड हो, सृजनात्मक बालक, क्रिएटिव चाइल्ड, स्वलीन ऑटिज्म वाला बालक, अधिगम वाला विकार है, डिसेबिलिटी है, लर्निंग में डिसऑर्डर है, या मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण बालक है, सबके लिए, सभी की जरूरतों के लिए उपयुक्त स्तर मान रखती है समावेशी कक्षा। चाहे वो झुग्गी झोपड़ी से आने वाला बालक हो, चाहे वो अमीर वर्ग का परिवार का बालक हो, कृषक वर्ग का हो, या वह सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप का बालक हो, सामाजिक आर्थिक अपवंचित पृष्ठभूमि का बालक। सेज आपने नाम सुना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, which of the following has not been promoted by NEP 2020? You know very well, NEP 2020 is implied 29th July 2020, 29 जुलाई 2020 को कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन के द्वारा यह लॉन्च हुआ। तो दिव्यांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में कहता है नई शिक्षा नीति बढ़ावा किसको नहीं देती? देखिए, दिव्यांग बालक हैं, एनसीएफ 2005 भी कहती है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग हो वह सुगम्य हो, आधिक्य हो। जो बिल्डिंगे हों, जैसे कोई बच्चा व्हील चेयर वाला है, पहिया कुर्सी वाला, तो उनके लिए बड़े चौड़े मुंह वाला गेट होना चाहिए। इमारतें कहीं 2 मंजिले 3 मंजिले पर नहीं हो विद्यालय, बालक आसानी से प्रवेश कर सके,
दिव्यांग बालक भी, रैंप बने होने चाहिए, एलिवेटेड सीढ़ियां, इन सब की बातें करता है नई शिक्षा नीति 2020। प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक शिक्षा और निजी शिक्षा, अनिवार्य विशेष शिक्षा, उपयुक्त तकनीकी सुविधाएं। देखिए टेक्नोलॉजिकल, कंप्यूटर, कोडिंग, डिकोडिंग, कौशल, दक्षता, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, संगीत इत्यादि सारे कार्य, कंप्यूटर, कोडिंग, डिकोडिंग, टेक्नोलॉजिकल की भी बात करता है कौन? नई शिक्षा नीति 2020 कहता है प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक शिक्षा। जी हाँ, 1 टीचर्स एंड ट्यूटर्स, जो आप जानते होंगे ये निजी शिक्षक ही हमारा सही है, ठीक है। अब इसको समझिए क्या है ये। प्रत्येक विद्यालयों में डॉक्टर्स वगैरह भी आते हैं जो श्रवण बाधित हैं, जो दृष्टि बाधित हैं, उनके चेकअप के लिए, उनके लिए स्पेशलिस्ट भी आते हैं और उन्हें विशेष रूप से पठन पाठन के लिए अतिरिक्त समय भी दिया जाता है, परीक्षाओं में भी। तो निजी शिक्षक, एक शिक्षा और निजी शिक्षक, ये ऑप्शन देखकर दिग्भ्रमित मत होइएगा। जब हम लोग नई शिक्षा नीति पढ़ेंगे तो जानेंगे इसका भी प्रावधान है। कहता है कंपलसरी स्पेशल एजुकेशन, समावेशी कक्षा में सभी के लिए स्पेशल एजुकेशन तो ठीक है, लेकिन कहता है अनिवार्य रूप से, कंपलसरी रूप से ये हमारा नहीं होगा और इसको बढ़ावा नहीं दिया गया है। सी इज द राइट आंसर। जी, निम्न में कौन सा मध्य बाल्यावस्था? सबसे पहले तो आप देखो, हरलॉक महोदय कहते हैं 2 वर्ष के अंत और 3 वर्ष के प्रारंभ से 12 वर्ष तक होती है चाइल्डहुड, बाल्यावस्था, चाइल्डहुड बाल्यावस्था, यानी 2 वर्ष से 12 वर्ष ले लेते हैं। अब इसे 3 भागों में तोड़ लेते हैं, पूर्व बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, प्री चाइल्डहुड, मिड चाइल्डहुड, पोस्ट चाइल्डहुड। 2 वर्ष से 6 वर्ष, 6 से 9, 9 से 12 वर्ष। अब क्या कहा जा रहा है कि मध्य बाल्यावस्था में होगा, क्या होगा? तो मध्य बाल्यावस्था की उम्र देख रहे हैं 6 से 9 वर्ष। यदि इसे पियाजे के टर्म के साथ मैचिंग करेंगे, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का 4 चरण, संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और अमूर्त संक्रियात्मक। हम सभी जानते हैं 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, 11 से 15 वर्ष। तो ये वाला हमारा क्या 7 से 11 वर्ष में लगभग आता है, यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पियाजे के टर्म में देखें, और इसमें पाया क्या जाता है पूर्व संक्रियात्मक में? केंद्रीयता पाया जाता है, अपलटावी, अनुत्क्रमणशीलता, बच्चा काल्पनिक खेल खेलता है, विश्वसनीय खेल। विश्वसनीय खेल समझा आपने? बिलीफ प्ले, इमेजिनरी प्ले। आपने देखा होगा बच्चों को, लाठी वगैरह रख लिया जंघाओं के बीच में, चल मेले घोल दिए तिक तिक तिक, चल मेले घोले तिक तिक तिक। साहब वो लाठी घोड़ा है नहीं, लेकिन कल्पनाओं में उसने विश्वास में खेल को माना। इसे क्या कहते हैं? काल्पनिक खेल, इमेजिनरी प्ले, बिलीफ प्ले। तो एक बच्चा जो सामाजिक भूमिकाओं की नकल करना शुरू कर रहा है काल्पनिक खेल के दौरान, मध्य बाल्यावस्था की बात हो रही है, तो कौन सा होगा? बच्चा जिसने नियमों के अर्थ की समझ विकसित कर ली और तर्क कर सकता है, ये तो चौथी अवस्था में हो जाएगा ना। अमूर्त चिंतन वाला 11 से 15 वर्ष, तो यह हमारा नहीं होगा मध्य बाल्यावस्था में। एक बच्चा जो संभावित कारणों की परिकल्पना यानी कॉन्सेप्ट, ठीक है, हाइपोथेसिस कर लेता है, तदनुसार जटिल प्रयोग की योजना, ये भी हमारा चौथी अवस्था में अमूर्त चिंतन यानी कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। फिर एक बच्चा जो अभी स्थूल कौशल दिखाना शुरू कर रहा है, जैसे कि एक पेंसिल और ऐसी अन्य वस्तु को पकड़ना, मतलब अभी बालक पकड़ना ही सीख रहा है वस्तुओं को, तो ये शैशव अवस्था में होता है।
पेंसिल पकड़ना, ग्लास को पकड़ना, शैशवावस्था 0 से 2 वर्ष। तो डियर उत्तर क्या मिला आप ही बताइए। नोट्स देखेंगे, ब्याजे पढ़ेंगे तो फिर आपको मिलेगा काल्पनिक खेल और इज द राइट आंसर। अब देखिए कॉन्सेप्ट को मैंने कहां से कहां लाया, और ऐसा नहीं है किसी कट कॉपी पेस्ट करने की आवश्यकता है, किसी किताब को देख करके आंसर देखकर नकल की जाए। आप बेहतरीन रथ संचालक के रथ पर सवार हैं, यकीन माने 2018 से बस सर्वोत्कृष्ट शिखर पर, बुलंदी पर बने हुए हैं। आप मित्रों के प्रेम स्नेह के दुआ पर बस हमारे डीटीए भागलपुर का आप भी अंग बने, अपना स्नेह प्रेम दें और ऑनलाइन बैचेज को ज्वाइन करें। हमारे YouTube को ज्वाइन करें, उसके नीचे आपको लिंक मिल जाएगा डीटीए भागलपुर प्ले स्टोर में, जो कि हमारा ऐप बना हुआ है। उस एप्लीकेशन पर आपको टेस्ट सीरीज भी डेली करवाए जाएंगे और प्रत्येक दिन प्रज्ञानम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के डायरेक्टर रास बिहारी सर, हमारे आदरणीय राजेश सर, हमारे मैथ फैकल्टी अवनीश सर और मैं स्वयं, नाम तो पता ही है डीजे, बसता रहूंगा आपकी सेवा में। और क्वेश्चन सीरीज के लिए हमारे आदरणीय हिमांशु सर, हम 5 शिक्षकों की टीम आपकी सेवा में तत्पर रहेंगे, बने रहेंगे। हाँ, एक शिक्षक, हाँ वो उनको ज्यादा समय तो मिल नहीं पाएगा, बट डजंट मैटर, आपका सारा कोर्सेज हम समय पर पूरा करेंगे, समय से पहले करवाएंगे और उसके बाद टेस्ट सीरीज की संख्या को बढ़ा देंगे और आप बेहतरीन रिजल्ट की बुलंदी को प्राप्त करेंगे। तो अपना स्नेह प्रेम बनाए रखें, बेहतरीन व्याख्या आपको मिलेगी, ट्रिकी वे मिलेगी, टैग वर्ड, पासवर्ड और नेगेटिव ऑप्शंस सारी व्याख्या की जाएगी। आपको नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा हमारे एप्लीकेशन डीटीए भागलपुर पर। आइए 8वां प्रश्न कहता है, विद्यार्थी ने अधिगम को सुसाधित करते हुए यानी अपनाते हुए, उनके अनुसार ढालते हुए शिक्षक को निम्नलिखित में किस रणनीति से बचना चाहिए? जो बच्चे में बाल केंद्रित शिक्षण प्रणाली, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की तरफदारी न करे, उनसे बचना चाहिए। आइए निगेटिव देख लेते हैं। कहा जा रहा है कॉन्सेप्ट मैपिंग, संकल्पना यानी कॉन्सेप्ट बनाना। बच्चा चिंतन करेगा तो मानचित्र बनाएगा, किसका? कॉन्सेप्ट का। बात है बिल्कुल सही। डिस्कवरी लर्निंग, बात है बिल्कुल सही। बच्चा खोज परख चिंतन की ओर बढ़ता नजर आएगा। सहज अनुमान लगाना, और यहां जानते हैं क्या कह रहे हैं? निष्क्रिय, पैसिव, एक्टिव होना जरूरी है। यही गलत है, यही हमारा डी इज द राइट आंसर। सहज अनुमान लगाना यानी प्राकृतिक वातावरण के अनुसार, इंट्यूटिव, इसका हिंदी होता है अंतर्दर्शी अनुमान, अंतर्दर्शी समझ विकसित करना। तो इंट्यूटिव हो जाएगा ना उत्तर जी। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है अर्थपूर्ण रूप से बालक समझे, तो ऐसा सुसाधित करने हेतु सूचना प्रसंस्करण का निम्नलिखित में कौन सा तत्व सहायक है? जी, इज इट विजिबल क्लियरली? इज ऑडियो इज क्लियर? कृपया सूचित करें, कमेंट्स करें। क्या आपको स्पष्ट दिखाई आ रहा, पड़ रहा है? क्या ऑडियो वगैरह स्पष्ट है? जी, जल्द ही गुणवत्तापूर्ण और व्यवस्था कर दी जाएगी। चलिए, अर्थपूर्ण अधिगम को सुधारित करने के लिए सूचना प्रसंस्करण, बच्चा नॉलेज को प्राप्त कर सके, इंफॉर्मेशन को प्राप्त कर सके, ऐसा कौन सा तत्व सहायक है? कहता है जीवन के संदर्भ से जोड़ना। संदर्भ समझ रहे हैं ना? कॉन्टेक्स्ट से जोड़ना। बात है पॉजिटिव, कॉन्टेक्स्ट से जोड़ा जाए, यानी जीवनानुभव, जीवन घटनाओं, मातृभाषिक संसार से जोड़ना, इसे कहते हैं कॉन्टेक्स्ट से जोड़ना। लेकिन गैर लग गया, डी लग गया, तो यह गलत हो गया। डी कॉन्टेक्चुअलाइजेशन, गैर संदर्भीकरण, डी कॉन्टेक्चुअलाइजेशन। कहा जा रहा है
उद्दीपन प्रतिक्रिया। उद्दीपन प्रतिक्रिया पहले स्टिमुलस देना, थॉर्नडाइक का सिद्धांत। रटकर याद करना ये भी गलत। विस्तारित कर देना, एलोबोरेट करना, व्याख्या करना, हो जाएगा ना उत्तर। तब बच्चों में क्या अर्थपूर्ण समझ पाएंगे, जब बच्चों को विस्तार से समझाएंगे अध्यापक अध्यापिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन और आपका तर्क दिया जाता है, असर्शन एंड रीजन, ठीक है। और ऐसे प्रश्नों में घबराना मना है, क्योंकि ज्यादा बड़े ऑप्शन रहते हैं और ज्यादा क्लूज मिलते हैं आपको। जैसे ये प्रश्न आप देखिए डियर। प्रश्न क्या है, अभिकथन कहता है, देखिए एक है सास, इनकी जो है ना नईकी नईकी पतोहू आई बिहा हो करके, पतोहू पुतहिया, तो यह एक चुगली करेगा ना, कह दीजिएगा हाँ व्याख्या करता है, और नहीं तो कहिएगा ए और बी आर दोनों सही है और व्याख्या एक्सप्लेनेशन नहीं करता। बस इतनी सी है। कि वही जानती हो हमारे नकचितिया को तो खाली एकदम से, अरे नहीं चार गो सखी चार गो जोड़ जनानी बैठ करके व्याख्या यानी चुगली निंदा शिकायत, बस वैसे मस्ती के साथ पढ़िएगा ना डियर, मजा आ जाएगा आपको। ऐसे प्रश्न ना हेडेक नहीं करेंगे। जैसे क्वेश्चन है, शिक्षकों को निर्णय लेने में विद्यार्थियों को अधिगम कर्मियों को शामिल करना चाहिए जी, और सक्रिय भागीदारिता एक्टिव पार्टिसिपेशन को बढ़ावा, संवर्धन, प्रोत्साहन, उन्नयन करना चाहिए। बिल्कुल बात है सही। बालकों को चिंतन के अवसर दें, ज्यादा से ज्यादा मौके दें, और बालकों को तानाशाही रवैये से नहीं सक्रिय एक्टिव पार्टनर समझा जाए। सक्रिय भागीदारिता, निष्क्रिय रहता ना तो हम इसे गलत कह देते। अब तर्क कहता है रीजन कि अधिगम शिक्षक द्वारा विद्यार्थी को सीधे ट्रांसफर कर देना चाहिए। बताइए समझाया नहीं, सीधे स्थानांतरित किया जाता है, गलत हो गया ना। इंग्लिश देख लीजिए, लर्निंग इज ट्रांसमिटेड डायरेक्टली, ट्रांसफर्ड डायरेक्टली फ्रॉम द टीचर टू स्टूडेंट्स, गलत हो गया क्या, समझे। और ऑप्शन ए देखोगे ना, अच्छा ऑप्शन देखना, ये ऑप्शन जो है ना बदल दिए जाते हैं, डी वाला ए में कर दिया जाएगा, ए वाला बी में, वो तो आप समझ चुके हैं, ठीक है। पहला सही है। अब आप इसको देखिएगा ना क्या क्या ऑप्शन में रहते हैं। जैसे डी नंबर कहता है ए और आर दोनों गलत हैं, बोथ आर फॉल्स, तो ऐसा तो होगा नहीं, ए सही है लेकिन आर गलत है। जी हाँ, सी इज द राइट आंसर। और इस ए में और बी में देखिए क्या बात है, कहेगा ए और आर दोनों सही है, और आर जो है ना रीजन यानी पतोहू सास का व्याख्या करता है, और नहीं करेगा तो बी में मिलेगा कि सही व्याख्या नहीं है, लेकिन दोनों सही है। तो दोनों के क्लू को आपस में देखेंगे, मैच कर रहा है तो आप कहेंगे। पहले तो देखना है दोनों सही है कि नहीं, और सही होने के बाद गौर फरमाना है इसके हिंट्स इस रीजन में, असर्शन रीजन में, रीजन असर्शन में मैच कर रहा है कि नहीं। तो डियर ये था हमारा आज का डेमो का सेगमेंट। आज दीजिए इस डॉक्टर देवराज हर्ष यानी आपका प्यारा डीजे। मिलते हैं अपनी अगली कक्षा में। इसके बाद रास एजुकेशन के डायरेक्टर प्रज्ञानम ग्रुप ऑफ एजुकेशन हमारे आदरणीय राज सर आपकी सेवा में प्रस्तुत होंगे। दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम, और हाँ कर दीजिए शेयर ज्यादा से ज्यादा। लव यू ऑल, वंदे मातरम।